जो कोल्ड वॉर चल रहा था तब एक और भी लड़ाई चल रही थी कोल्ड वॉर में, जो कि है स्पाइस की लड़ाई, कोवर्ट वॉर जिसे कहते हैं। अमेरिकन स्पाइस जो थे रशिया के डीप में थे, रशियन स्पाइस जो थे अमेरिका के डीप में थे। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है, लेजेंड में है कि अमेरिका का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा रशिया ने चुराया था। जब कोल्ड वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर से ही पहले ही, मतलब अमेरिका जो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा था वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी और जापान के खिलाफ यूज़ करने के लिए कर रहा था। उसके जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसमें करीबन 5,000 से ज़्यादा, मतलब 600 के ज़्यादा साइंटिस्ट थे, 5,000 से ज़्यादा क्रू मेंबर थे, स्टाफ थे, और एकदम भरा पूरा शहर था न्यू मैक्सिको में। बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, बहुत सारे जो वहाँ पर काम करते थे लोग, वो बहुत सारे सोवियत के एजेंट्स थे। स्टालिन तब का तानाशाह था सोवियत में, और वो ये नहीं चाहता कि अमेरिका के पास बम हो और जो है सोवियत के पास बम नहीं हो। तो उन्होंने धीरे धीरे बरगलाना शुरू कर दिया। और ये बात भी है कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो सोवियत कॉज को सपोर्ट करते थे। उनको बहुत ही, मतलब ये लगता था कि कम्युनिज्म जो है वो बहुत ही एक अच्छा ज़रिया है, बहुत ही एक मतलब अच्छा टेक्निक है इक्वालिटी लाने में। तो वो भी ये नहीं चाहते थे कि अगर अमेरिका के वो ये नहीं चाहते थे कि अगर अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए तो बाद में जाकर एक जो पीस है उस पूरे इलाके में वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर अमेरिका के पास बॉम्ब आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो है पूरे उस ग्लोबल वार में सिर्फ एक ही रहेगा, अमेरिका। उसके पास ही एटॉमिक बम है। तो बहुत सारे जो सीक्रेट्स है वो उन्होंने सोवियत के साइंटिस्टों तक पहुंचाए। और बहुत सारे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने सोवियत प्रोजेक्ट में, सोवियत जब एटॉमिक बम बना रहा था तब उन्होंने मदद की थी। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि अमेरिका के जासूस क्या कर रहे थे सोवियत में। अमेरिका के जासूस बहुत टाइम से सोवियत के ऊपर से नज़र रखे हुए थे। वहाँ पर कोई फील्ड एजेंट नहीं था। फील्ड एजेंट मतलब कि डायरेक्टली आप जो है एनिमी टेरिटरी में, दुश्मन की देश में आप जाए, वहाँ पर जाकर आप एक बोल सकते हैं एक छद्मवेश पकड़ ले कि आप यहाँ पर डॉक्टर है लेकिन है आप एजेंट दूसरे देश के। तो वहाँ पर एक जाकर आप कोवर्ट ऑपरेशन करें। तो वो फील्ड एजेंट नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दोनों ही देश अलाइज थे। हालांकि ये भी एक कहानी है कि पहले अमेरिका और सोवियत, जब कम्युनिज्म आया सोवियत में, तब अमेरिका उसका पुरजोर विरोध करता था। क्योंकि सोवियत जो कम्युनिज्म है वो पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ जाता है, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। हालांकि देखना नहीं चाहिए पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म में, लेकिन तो सीधा सीधा मुद्दा के बात यह है कि अमेरिका जो है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सोवियत यूनियन जो है वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है। अब जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बिगड़ जाता है कि एक तरफ एक कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो ट्रेड बिगड़ेगा, तो आपका जो है बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। अब जो है एक तरफ जो है डिक्टेटोरियल शासन चल रहा है, एक तरफ फ्री ट्रेड चल रहा है। तो इसके कारण जो है अमेरिका जो है सोवियत यूनियन को उतना पसंद नहीं करता था। हालांकि वो मतलब मुंह के ऊपर नहीं बोलता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद सोवियत और यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर हो सकता है तब से। मतलब तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चालू नहीं हुआ था, तब से ही थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उन दोनों को एक कॉमन एनिमी मिल गया। मतलब अगर आप देखोगे कि हर एक जगह पे आप अगर लड़ाई करोगे, ठीक है, ओके बात कोई नहीं, लेकिन एक कॉमन एनिमी अगर हो जाए तो वो दोनों मिल के लड़ाई करते हैं। जैसा कि चाइना में हुआ था। चाइना में कम्युनिस्ट थे, माओ जेडंग की पार्टी, उधर चियान काइसे की पार्टी जो थी नेशनलिस्ट थी। अब दोनों ही जो है एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते थे, एक दूसरे को मारते थे, काटते थे। लेकिन जब जापानी आक्रमण हुआ, जब जापानियों ने बम बरसाए, जब जापानियों ने कत्ले गारत की, नारकिन मैसाकर किया, सब जब हुआ, तब जो है वो दोनों एक साथ मिल गए। वो दोनों जो है वो एक साथ आके जापानीज का मुकाबला करने लगे। फिर जापानीज की हार हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब फिर से जापानीज जब बाहर चले गए तब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। लॉन्ग मार्च हुआ, वो अलग कहानी है। तो ऐसा ही होता है कि आप अगर कोविड में भी देखेंगे कि
तब बहुत सारी जंग ख़त्म हो गई थी, कुछ जंग नहीं हो रही थी तब, क्योंकि आपके पास एक कॉमन एनिमी था कि जिसको आप देख नहीं सकते, वायरस जो है। तो वही होता है कि तभी सोवियत और अमेरिका अलाइज बन गए और वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई कर दी। हालांकि फिर बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे और भी टेंशन बढ़ने लगी कि एक टाइम पर ऐसा था कि अगर आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कंट्री थी, मतलब पूरे वर्ल्ड वॉर टू में जितने सोवियत यूनियन के सैनिक मरे, जितने सोवियत यूनियन के लोग मरे, उतना किसी भी कंट्री में नहीं था। 20 लाख से भी ज़्यादा लोग सोवियत यूनियन के अकेले मर गए। जर्मनी पुश करते हुए सोवियत यूनियन के बहुत अंदर तक जा जाता चला गया। और तब सोवियत यूनियन बाकी पश्चिम के जो देश थे, अमेरिका थे, ब्रिटेन थे, उसके ऊपर बार बार बोल रहा था कि हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमारे यहाँ बहुत अंदर तक जर्मन की सेना घुस चुकी है, आप प्लीज़ वेस्टर्न साइड से एक और फ्रंट खोले जिससे कि ईस्टर्न साइड का फ्रंट थोड़ा सा हल्का हो जाए, हमारे ऊपर थोड़ा सा बोझ जो है वो कम हो जाए। लेकिन बहुत डिले करते रहे अमेरिका और ब्रिटेन। हालांकि वो बोलते थे, अमेरिका और ब्रिटेन बोलते थे कि हम जो है ये डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी साजो सामान नहीं है, हमारे पास उतना ट्रूप्स नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि जर्मन सेना और पीछे जाएगी या और कितना डिफेंस उसका मजबूत है, ये सब। लेकिन सोवियत यूनियन को ये लगने लगा कि ये जो है अमेरिका जो है और ब्रिटेन जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा जर्मनी जो है वो ईस्टर्न फ्रंट में उलझा रह जाए और समय पाते ही पूरा जो रिसोर्सेस है वो पूरा ईस्टर्न फ्रंट पे लग जाए, खप जाए, और रशिया एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और जब हम समय पा जाएंगे तब हम जाके जर्मनी के ऊपर आक्रमण करेंगे, जिससे कि जर्मनी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि एक अविश्वास का जो चीज़ था सोवियत यूनियन के मन में, तब से घर कर गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बर्लिन में कब्ज़ा हुआ, सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने पूरी बर्लिन पे कब्ज़ा कर लिया। फिर जब वॉर ख़त्म हुआ तब पूरा का पूरा बर्लिन सोवियत यूनियन चाहता था। अमेरिका बोल रहा था नहीं, हमने भी आपकी मदद की थी, हमने भी डीजे पे सेना उतारी थी। तो सोवियत यूनियन बोला कि नहीं, हमने तो पूरा का पूरा ईस्टर्न ब्लॉक आज़ाद किया, पोलैंड आज़ाद किया, लिथुआनिया आज़ाद किया, रोमानिया आज़ाद किया, यूक्रेन आज़ाद किया, फिर जाके हमने जर्मनी के ऊपर कब्जा किया, हमने जर्मनी को हराया पूरी अकेली दम पे। आपकी सेना क्या कर रही थी, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं लड़ रही थी। तो ये बार बार हो रहा था। अब इस नेगोशिएशन में सोवियत पक्ष धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि अमेरिका के साथ अमेरिका था, फ्रांस था, और भी कई सारी कंट्रीज थी जो कि अमेरिका के अलाइज थे, ग्रीस था, वो भी। तो सोवियत यूनियन धीरे धीरे जब कमज़ोर पड़ने लगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो हम बर्लिन को आधा आधा बांट लेंगे, आधा ईस्ट बर्लिन होगा, आधा वेस्ट बर्लिन होगा। वेस्ट बर्लिन में अमेरिका का भी दबदबा था, वेस्ट बर्लिन में फ्रांस का भी कुछ हिस्सा था, वेस्ट बर्लिन में यूके का, यूनाइटेड किंगडम का भी हिस्सा था। ये बात सोवियत यूनियन को पसंद नहीं गई। पूरा का पूरा बर्लिन जो है वो ब्लॉक ईस्ट जर्मनी में पड़ता था। मतलब आप सोचिए कि भारत की राजधानी जो है वो तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ पड़ता है, पूरा का पूरा चाइना में पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था कि पूरा का पूरा बर्लिन जो है वो ईस्ट जर्मनी में पड़ता था, जो कि सोवियत अंडर कंट्रोल में था, और वेस्ट जर्मनी का पूरा शासन था। तो तब से लेकर मतलब बहुत दिनों तक, आगे 1 साल से ज़्यादा तक सोवियत ने ब्लॉकेट बना के रखा कि हम जो है कई ट्रेन या ट्रक जो है वो ईस्ट बर्लिन में घुसने नहीं देंगे, वेस्ट बर्लिन में घुसने नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि जो अमेरिका के सैनिक थे वो उन्होंने एयर ड्रॉप करना शुरू कर दिया। मतलब प्लेन से जर्मनी के जो बर्लिन एयरपोर्ट में उतरे और वहाँ से ही फ्यूल ड्रॉप किया, वहाँ से ही खाना ड्रॉप किया, वहाँ से ही सब कुछ ड्रॉप किया। तो धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। अब अब आते हैं कि सोवियत यूनियन पे क्या असर हो रहा था तब। सोवियत यूनियन जो है, स्टालिन एक मतलब बहुत ही ख़राब नज़रों से यूएसए को देखता था। वो समझता था कि अगर पावर ऑफ बैलेंस थोड़ा सा भी यूएसए की तरफ आता है तो यूएसए पूरा का पूरा जो दुनिया है उसको कब्जा लेने की कोशिश करेगा। ऐसा भी बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था, उसके बाद नागासाकी के ऊपर जो दूसरा बम गिराया गया था, हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था, उससे ही सरेंडर कर देता जापान।
लेकिन दूसरा बम इसलिए गिराया गया था कि सोवियत यूनियन को अमेरिका दिखना चाहता था कि हु इज़ द बॉस। यही बात है कि वो, आप दूसरा बम गिरा रहे हो, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार रहे हो, इस बात से कि शो देम हु इज़ द बॉस। तो धीरे धीरे उन्होंने स्पाई का नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया अमेरिका में। और ऐसा बोलते हैं कि हर दूसरा तीसरा आदमी जो था वो सोवियत स्पाई था। हालांकि ये बात सच नहीं है अमेरिका में। और इससे ही जन्मा मैकार्थीज़म। मैकार्थीज़म बहुत ही ख़राब अमेरिका का चेहरा था। जॉन मैकार्थी नाम का एक पॉलिटिशियन था, उन्होंने एक बिल पेश किया जिससे कि हर कोई जो कि थोड़ा सा भी सोवियत यूनियन के कॉज के साथ जुड़ा हुआ है या थोड़ा सा भी कम्युनिज्म के साइड में जुड़ा हुआ है, उनको आप जेल में डाल देते हो, उनको आप बिना ट्रायल के घंटों जेल में रखते हो। ऐसा था मैं करते ही सब। तो बहुत सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो थे, ओपेनहाइमर जिन्होंने बम बनाया था अमेरिका के लिए, उनको इंटरोगेट किया गया। और भी कई सारे, हालांकि जो अमेरिका के बाद में जाकर राष्ट्रपति बने, रोनाल्ड रेगन, उनको इंटरोगेट किया गया, उनको बोला गया कि आप जो है कम्युनिस्ट है। हालांकि उन्होंने बाकी कम्युनिस्ट का नाम नहीं लिया, वो भी एक अलग कहानी थी, वो भी मतलब कैसे रोनाल्ड रेगन ने बिट्रे किया पूरी कंट्री को। लेकिन ये बात थी कि तब के टाइम पे आइंस्टाइन के ऊपर भी उंगलियां उठी कि आप जो है कम्युनिज्म के समर्थक है। तो हर कोई, आपका कोई भी एक आदमी परिचित अगर होगा, वो आपको अगर बोलेगा कि मैं कम्युनिज्म के खिलाफ हूँ या मैं कम्युनिज्म के समर्थन में हूँ, तो आप जाके फेडरल स्टेट को बोल दोगे कि ये जो है ये कम्युनिज्म समर्थित है, ये कम्युनिज्म का सपोर्ट करता है। फेडरल आकर पुलिस आके आपको ले जाएगी। ऐसा था सबका। तो और ये भी एक मतलब बहुत ही क्रूएल पास था अमेरिका का, जो कि अभी बोला नहीं जाता उतना ही ये से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।